हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए विज्ञान का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि आयरन किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ए ऑप्शन है सोयाबीन में, बी ऑप्शन है दूध में, सी ऑप्शन है अंडे में, डी ऑप्शन है हरी सब्जी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आयरन किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आयरन हरी सब्जी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सोयाबीन सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो सोयाबीन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होता है, इसे आपको याद रखना है। और दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का पीएच मान 6.5 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है न्यूटन के नियम, बी ऑप्शन है स्नेल का नियम, सी ऑप्शन है परावर्तन के नियम, डी ऑप्शन है मेंडल के नियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, तो स्नेल का नियम कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अभिकारक, बी ऑप्शन है गैंग, सी ऑप्शन है अशुद्धि, डी ऑप्शन है प्रतिफल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रतिफल कहते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अभिकारक कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है टीबी, बी ऑप्शन है मधुमेह, सी ऑप्शन है एनीमिया, डी ऑप्शन है उच्च रक्तचाप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी के कारण से मधुमेह रोग होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि कौन जंतु कोशिका का भाग नहीं है। ए ऑप्शन है कोशिका द्रव, बी ऑप्शन है केंद्रक, सी ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, डी ऑप्शन है कोशिका भित्ति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जंतु कोशिका का भाग नहीं है, तो कोशिका भित्ति जंतु कोशिका का भाग नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो कोशिका भित्ति होता है ये पेड़ पौधों की कोशिका में पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। इस मॉडल पेपर में विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि दूध के दांत कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 15, डी ऑप्शन है 16। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूध के दांत कितने होते हैं, तो दूध के दांत 20 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो बचपन में हमारे दांत टूट जाते हैं वो दूध के दांत होते हैं, और दूध के दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं, तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर
नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है। ए ऑप्शन है इसकी ऊंचाई मापकर, बी ऑप्शन है वार्षिक वलयों को गिनकर, सी ऑप्शन है शाखाओं की संख्या गिनकर, डी ऑप्शन है नहीं निकाला जा सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है तो इसके वार्षिक वलयों को गिनकर लगाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल का शून्य प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन है अधिक क्षारीयता को, बी ऑप्शन है अधिक अम्लीयता को, सी ऑप्शन है कम अम्लीयता को, डी ऑप्शन है उदासीनता को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल का शून्य प्रदर्शित करता है तो अधिक अम्लीयता को प्रदर्शित करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पीएच स्केल का 14 प्रदर्शित करता है तो अधिक क्षारीयता को प्रदर्शित करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। ए ऑप्शन है प्रोटीन का, बी ऑप्शन है वसा का, सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट का, डी ऑप्शन है क्षार का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो दाल प्रोटीन का स्रोत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दाल किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। ए ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है बैगनी रंग का, सी ऑप्शन है नीला रंग का, डी ऑप्शन है हरा रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है, तो बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो मनुष्यों में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मनुष्यों में कितने दांत होते हैं, तो मनुष्यों में 32 दांत होते हैं, इसे आपको याद रखना है। और दूध के दांत कितने होते हैं, तो 20 होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 2.2, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है 14। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है, तो 2.2 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है न्यूटन, बी ऑप्शन है जूल, सी ऑप्शन है वाट, डी ऑप्शन है एम्पियर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है दृष्टि परास, बी ऑप्शन है दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है दूरी, डी ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं,
तो दृष्टि परास कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि ओम के नियम में कौन अचर राशि है। ए ऑप्शन है प्रतिरोध, बी ऑप्शन है ताप, सी ऑप्शन है धारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओम के नियम में कौन अचर राशि है, तो ताप अचर राशि है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। ए ऑप्शन है विद्युत हीटर, बी ऑप्शन है विद्युत पंखा, सी ऑप्शन है कूलर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, तो विद्युत हीटर करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में आई कमी को कहा जाता है। ए ऑप्शन है CFC, बी ऑप्शन है एरोसोल, सी ऑप्शन है ओजोन छिद्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में आई कमी को कहा जाता है, तो ओजोन छिद्र कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ओजोन छिद्र किसके कारण से होता है, तो CFC के कारण से होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन है C2H4, बी ऑप्शन है C5H4, सी ऑप्शन है C6H6, डी ऑप्शन है C3H7। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है, तो बेंजीन का अणु सूत्र C6H6 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है अनंत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो अनंत प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि किस श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। ए ऑप्शन है आक्सीय श्वसन में, बी ऑप्शन है अनाक्सीय श्वसन में, सी ऑप्शन है किण्वन में, डी ऑप्शन है सभी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, तो आक्सीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो आक्सीय श्वसन होता है ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, और जो अनाक्सीय श्वसन होता है ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के दांतों की सबसे ऊपरी परत क्या है। ए ऑप्शन है डेंटाइन, बी ऑप्शन है इनामेल, सी ऑप्शन है मज्जा गुहा, डी ऑप्शन है अस्थि। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के दांतों की सबसे ऊपरी परत क्या है, तो इनामेल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो इनामेल होता है ये शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन ऑक्सीजन का वाहक है। ए ऑप्शन है हिपेरिन, बी ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन, सी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन ऑक्सीजन का वाहक है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन का वाहक होता है, यानी ऑक्सीजन को ढोने वाला होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन के कारण ही जो रक्त होता है वो लाल दिखाई देता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24
24 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। ए ऑप्शन है हरा, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है नीला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और क्लोरोफिल के कारण ही जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि आभूषण बनाने वाला सोना है। ए ऑप्शन है 24 कैरेट, बी ऑप्शन है 22 कैरेट, सी ऑप्शन है 20 कैरेट, डी ऑप्शन है 23 कैरेट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आभूषण बनाने वाला सोना है तो 22 कैरेट सोना से आभूषण बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुद्ध सोना होता है ये 24 कैरेट का होता है, और जो 24 कैरेट का सोना होता है ये मुलायम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट में से कौन विद्युत का सुचालक है। ए ऑप्शन है हीरा, बी ऑप्शन है हीरा और ग्रेफाइट दोनों, सी ऑप्शन है ग्रेफाइट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीरा और ग्रेफाइट में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीरा और ग्रेफाइट दोनों अधातु है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि डेनमार्क को कहा जाता है। ए ऑप्शन है उद्योगों का देश, बी ऑप्शन है खनिजों का देश, सी ऑप्शन है पवनों का देश, डी ऑप्शन है जल विद्युत का देश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डेनमार्क को कहा जाता है तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि कचरा प्रबंधन से क्या लाभ है। ए ऑप्शन है बीमारी से सुरक्षा, बी ऑप्शन है प्रदूषण पर रोकथाम, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कचरा प्रबंधन से क्या लाभ है। तो बीमारी से सुरक्षा और प्रदूषण पर रोकथाम ये दोनों लाभ हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत के क्षय से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ए ऑप्शन है त्वचा कैंसर होगा, बी ऑप्शन है मोतियाबिंद होगा, सी ऑप्शन है बुखार होगा, डी ऑप्शन है खून की कमी होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत के क्षय से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो त्वचा कैंसर होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है उदासीन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो 0.03% पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है अवतल लेंस का, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस का, सी ऑप्शन है समतल लेंस का, डी ऑप्शन है उत्तल दर्पण का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि जंग रोधी स्टील क्या है। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु, डी ऑप्शन है मिश्रण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जंग रोधी स्टील क्या है। तो जंग रोधी स्टील मिश्र धातु है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो स्टील होता है इस पे जंग नहीं लगता है। और स्टील किससे मिलकर बना होता है। तो लोहा और क्रोमियम से मिलकर बना होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। ए ऑप्शन है साफ जल में, बी ऑप्शन है गंदा जल में, सी ऑप्शन है खरा जल में, डी ऑप्शन है मृदु जल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो साफ जल में रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर।
34 नंबर प्रश्न है कि पौधों में वातपोत्सर्जन किस भाग में होता है? ए ऑप्शन है जड़ में, बी ऑप्शन है तना में, सी ऑप्शन है पत्ता में, डी ऑप्शन है फूल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में वातपोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो पत्ता में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? ए ऑप्शन है योनि में, बी ऑप्शन है गर्भाशय में, सी ऑप्शन है फैलोपियन नलिका में, डी ऑप्शन है अंडाशय में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियन नलिका में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? ए ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 18, डी ऑप्शन है 11। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो वर्गों की संख्या 18 होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवर्तों की संख्या 7 होती है, इसे आपको याद रखना है। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो मोसले ने बनाया, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? ए ऑप्शन है घेंघा, बी ऑप्शन है मधुमेह, सी ऑप्शन है बौनापन, डी ऑप्शन है तेज बुखार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है, यानी शुगर रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि भोजन का पचना किस प्रकार की प्रक्रिया है? ए ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन है संयोजन, सी ऑप्शन है अपचयन, डी ऑप्शन है विस्थापन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो उपचयन की प्रक्रिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो उपचयन की प्रक्रिया होता है इसमें ऑक्सीजन का योग होता है, यानी ऑक्सीजन जुटता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? ए ऑप्शन है फैराडे ने, बी ऑप्शन है मैक्सवेल ने, सी ऑप्शन है एम्पियर ने, डी ऑप्शन है फ्लेमिंग ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, तो माइकल फैराडे ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव का खोज ओस्टर्ड ने किया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि केंचुआ किस अंग से श्वसन करता है? ए ऑप्शन है गिल्स से, बी ऑप्शन है फेफड़ा से, सी ऑप्शन है त्वचा से, डी ऑप्शन है नाक से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि केंचुआ किस अंग से श्वसन करता है, तो त्वचा से श्वसन करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो केंचुआ होता है ये उभयलिंगी जंतु होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है तांबा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो जो सोना होता है ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि यूरो 2 का संबंध किससे है? ए ऑप्शन है वायु प्रदूषण से, बी ऑप्शन है जल प्रदूषण से, सी ऑप्शन है मृदा प्रदूषण से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरो 2 का संबंध किससे है, तो वायु प्रदूषण से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए ऑप्शन है एसिडिक अम्ल, बी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल, डी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी
ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि विभवांतर किससे मापा जाता है। ए ऑप्शन है ए मीटर से, बी ऑप्शन है वोल्ट मीटर से, सी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर किससे मापा जाता है। तो विभवांतर वोल्ट मीटर से मापा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत धारा ए मीटर से मापा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि सोने की शुद्धता की माप किसमें की जाती है। ए ऑप्शन है मीटर में, बी ऑप्शन है फुट में, सी ऑप्शन है कैरेट में, डी ऑप्शन है हर्ट्ज में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोने की शुद्धता की माप किसमें की जाती है। तो कैरेट में की जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है सूर्य, सी ऑप्शन है पानी, डी ऑप्शन है लकड़ी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है। तो सूर्य है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ए ऑप्शन है त्वचा कोशिका, बी ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, सी ऑप्शन है रक्त कोशिका, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो तंत्रिका कोशिका है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। ए ऑप्शन है पत्तियों के द्वारा, बी ऑप्शन है तने के द्वारा, सी ऑप्शन है फूलों के द्वारा, डी ऑप्शन है बीजों के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो फूलों के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ए ऑप्शन है ब्रोमीन, बी ऑप्शन है पारा, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है सोना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो ब्रोमीन अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है कार्निया, बी ऑप्शन है रेटिना, सी ऑप्शन है पुतली, डी ऑप्शन है आइरिस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस मॉडल पेपर में विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं। और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि निम्न में से कौन उष्मा का कुचालक है। ए ऑप्शन है लेड, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है चांदी, डी ऑप्शन है लोहा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन उष्मा का कुचालक है। यहाँ पे चालक नहीं पूछा गया है, यहाँ पे कुचालक है, ये आपको बताना है। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।